गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम हरवीर सरादना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं 13 जून के करंट अफेयर्स की। तो देखिए 13 जून का करंट अफेयर्स बाय HSR संज्ञान प्रतियोगी संस्थान अलवर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो देखिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पियरे नरकुंजीजा का 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो दोस्तों पियरे नरकुंजीजा कौन से देश के राष्ट्रपति थे जिनका अभी कार्डियक अरेस्ट होता है उसके कारण क्या हो गया है, निधन हो गया है 55 वर्ष की आयु में। तो दोस्तों ये थे बुरुंडी के, आपको ये ध्यान रखना है कौन से देश के थे, बुरुंडी। बात करते हैं बुरुंडी के बारे में। तो देखिए ऑप्शन आपका राइट आंसर भी हो गया। बुरुंडी की बात करते हैं तो यहाँ की कैपिटल क्या है दोस्तों, गीटेगा है और मुद्रा है बुरुंडियन फ्रैंक। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो देखिए हाल ही में महाराष्ट्र के किसानों के संगठन ने GM क्रॉप्स जो जेनेटिक मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होती हैं, फसलें होती हैं, उनको लगाने की धमकी दी है। इस संगठन का क्या नाम है दोस्तों? महाराष्ट्र का एक संगठन है, उसने GM जो क्रॉप्स होती हैं उनको लगाने की धमकी दी है। सरकार से कहा है कि हम ये GM क्रॉप्स उगाएंगे, आपसे रोका जाए तो रोक लीजिए। तो इस संगठन का क्या नाम है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्कारी संगठन है। तो देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए ये जो सत्कारी संगठन है ये पहले से ही मतलब क्या कर रहा है, BT कॉटन वगैरह तो उगा रहा है और BT कॉटन को वैसे भारत में मंजूरी दे भी दी गई है। BT का फुल फॉर्म पूछा जाता है दोस्तों, एक RRB JEE में भी पूछ लिया था। तो इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस थुरिंजिएसिस। क्या है दोस्तों? बैसिलस थुरिंजिएसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने राज्य सरकारों को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए 61-95 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने जिन राज्यों में कोविड-19 के केसेस ज़्यादा हैं उनको 6195 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो कितने ऐसे राज्य हैं जिनको ये पैसे दिए जाएंगे? तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 14, यानी 14 राज्य। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात कर लेते हैं थोड़ा सा, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के लिए कितने दिए? 6195 करोड़। ये वित्त आयोग की सिफारिश पर दिए हैं दोस्तों। आपको पता होना चाहिए वित्त आयोग अनुच्छेद 280(1) के तहत संविधान में उल्लेखित है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? NK सिंह हैं। और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे दोस्तों रेड्डी साहब थे, ठीक है, YV रेड्डी करके थे। तो आपको वो भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। तो देखिए MHA मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स यानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए नई समिति का गठन किया, जिसका अध्यक्ष कौन है दोस्तों? जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं उनके लिए एक नई समिति का गठन किया है। तो उसके अध्यक्ष कौन है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा कृष्ण रेड्डी। ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और आप चीज़ों को कंटिन्यू पढ़ते रहें, लिखते रहें, आपको हर चीज़ का पता हो जाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए भारत में 40% जो मोबाइल हैं वो वीवो, ओप्पो, रियलमी इनके हैं। और दोस्तों ये तीनों ही कंपनी हैं, ये BBK कंपनी की ही मतलब कंपनियां हैं, यानी पेरेंट्स कंपनी क्या है इन तीनों की? BBK, यानी एक ही व्यक्ति की कंपनियां हैं ये तीनों। लेकिन आप देखते होंगे वीवो का अलग ऐड करते हैं, ये ओप्पो का अलग करते हैं, रियलमी का अलग, आपस में प्रतिस्पर्धा दिखाते हैं। और हम सोचते हैं ओप्पो अच्छा है, वीवो ठीक है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हम वीवो, ओप्पो, रियलमी ये मोबाइल ही आजकल ज़्यादा ले रहे हैं। और बात करते हैं तो 40% चाइनीज़ मोबाइल हैं जो भारत में सेल होते हैं दोस्तों।
और इन पैसों का उपयोग मतलब चाइना अपनी आर्मी को सख्त करने में और फिर अपने ही खिलाफ उसको उतारता है, अपने ही खिलाफ लड़ाने के लिए तैयार करता है। नए नए जो रिसर्च वगैरह है इन्हीं पैसों से चाइना करता है दोस्तों। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया BBK कंपनी के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों संस्थापक हैं ड्वेन योंगगेपिंग, यानी चाइनीज़ नाम है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ड्वेन योंगगेपिंग। ठीक है। तो भारत में क्या है, भारत को एक नई टेक्निक और इतने ही कीमत पर इसी क्वालिटी के मोबाइल लॉन्च करने की आवश्यकता है, तब जा कर के हम चाइना को डिफीट कर पाएंगे, अन्यथा नहीं हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो राइट आंसर ए हो गया आपका। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए बैंक ऑफ इंडिया एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने MCLR को कम कर दिया है। बैंक ऑफ इंडिया ने 7.83% से घटाकर कितना कर दिया है MCLR दोस्तों? MCLR क्या होता है दोस्तों? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लैंडिंग रेट है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी बैंक ऑफ इंडिया ने कितना कर दिया है? तो बैंक ऑफ इंडिया ने कर दिया है दोस्तों 7.80 था उससे घटाकर 7.65 कर दिया है, और जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है उसने 7.45 कर दिया है MCLR। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। तो देखिए आपको दोनों चीज़ें देख लेनी है, फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है यहाँ पर। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, ये इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल तो इस तरीके से पूछने लग गए हैं कि भाई MCLR में L का पूरा अर्थ क्या है, इस तरीके से भी आने लग गए, यानी बड़े ऑप्शन हो जाते हैं तो वहाँ पर किसी एक जो अक्षर होता है उसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो आपको ये याद रखना है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। तो बैंक ऑफ इंडिया का कितना हो गया अब दोस्तों? 7.65, और UBI यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 7.45। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखिए दोस्तों, रोजगार के लिए 12 ट्रेडों में युवाओं के प्रशिक्षण के लिए ITI नांगल ने किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों देखिए ITI नांगल ने समझौता हाल ही में किया है। क्या है दोस्तों ये 12 ट्रेड? जो ITI की ट्रेड्स होती हैं दोस्तों, जैसे फिटर है, डीजल है, ऐसे 12 ट्रेडों को लेकर युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए क्या किया है दोस्तों? ITI नांगल ने समझौता किया है। तो किसके साथ किया है दोस्तों? तो दोस्तों ये क्या है NFL के साथ, नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड के साथ। नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड यानी राष्ट्रीय उर्वरकता लिमिटेड, जो दोस्तों खाद वगैरह बनाती है, जैसे DAP है, ये NFL ही मतलब हैंडल करती है सभी कंपनियों को, चाहे इफ्को हो, चाहे जो भी यूरिया हो, इन सभी को कौन करता है दोस्तों? NFL करता है हैंडल, नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड। तो अभी जो ITI नांगल है उसने किसके साथ समझौता किया है दोस्तों? NFL के साथ। अच्छा, क्या है कारण इसका? तो दोस्तों कारण इसका यही है कि आज भी 65% से 70% के बीच जो भारत है, जो ग्रामीण भारत है दोस्तों, जब ग्रामीण भारत की काया पलट हो जाएगी, यानी लोगों को रोज़गार मिलने लग जाएगा, स्किल के आधार पर, नई नई टेक्निक के आधार पर, नए नए यदि वो काम सीख जाएंगे, तो क्या है कि जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह होती हैं उनमें इतने फॉर्म भी नहीं भरे जाएंगे, क्योंकि आजकल क्या है दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब में एक स्थायी पेमेंट आता है। अब जैसे लॉकडाउन हुआ है तो प्राइवेट जो लोग थे, प्राइवेट काम करने वाले हैं, वो आज पैसे से तंग भी आ गए हैं, तो इस वजह से गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागते हैं, क्योंकि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है गाँव के स्तर पर, शहर के स्तर पर भी इतना अच्छा नहीं है। तो इन चीज़ों को लेकर के क्या किया है दोस्तों? ITI नांगल ने समझौता किया है। तो आपका राइट आंसर ए हो गया दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, तो हाल ही में विद्यानाथन का निधन हो गया, वे क्या थे? तो देखिए ऑप्शन ए है नीति आयोग के सदस्य, ऑप्शन बी योजना आयोग के सदस्य, ऑप्शन सी फूड अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के
या फूड एग्रो ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य। ऑप्शन डी है ए एंड सी, यानी दोस्तों ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो ये बी एंड सी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर योजना आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं, ये जो प्लानिंग कमीशन चलता था पहले उसके भी सदस्य रह चुके हैं, और FAO जो खाद्य संगठन है वर्ल्ड स्तर पर जिसका हेडक्वार्टर रोम में है, इसके भी सदस्य रह चुके हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, बी एंड सी राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी तभी सही होगा जब आप यहाँ पर बी करोगे, ठीक है। तो राइट आंसर बी करने के बाद ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए NIRF की रिपोर्ट में भारत का कौन सा इंस्टीट्यूट पहले रैंक पर रहा है। अच्छा दोस्तों, मैंने कल ही आपको बताया था कि भाई वर्ल्ड के जो इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट हैं उनकी रैंकिंग जारी हुई थी, उसमें तो भारत का कोई भी इंस्टीट्यूट 100 में नहीं था, 200 में भारत के 3 थे दोस्तों, जिसमें भारत की तरफ से पहला कौन सा था दोस्तों, वैसे तो 172वां नंबर था उसका, तो भारत की तरफ से पहला था IIT बॉम्बे, ठीक है। भारत की तरफ से जिसका वर्ल्ड स्तर पर क्या नंबर था दोस्तों, 172, और भारत की तरफ से दूसरा नंबर पे था IISc बेंगलोर, ठीक है। उसका वैसे 185वां नंबर था वर्ल्ड स्तर पर दोस्तों, और तीसरे नंबर पर IIT दिल्ली था जिसका वर्ल्ड स्तर पर 193वां नंबर था, है ना। तो ये था दोस्तों, लेकिन अभी NIRF की रिपोर्ट आई है, यानी भारत की रिपोर्ट आई है, भारत के सारे इंस्टीट्यूट की, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसकी जो रिपोर्ट आई है उसमें पहले स्थान पर कौन रहा है दोस्तों, इसमें रहा है IIT मद्रास। इसमें दोस्तों दूसरे नंबर पर रहा है IISc बेंगलुरु, तीसरे पर रहा है यहाँ पर दिल्ली, ठीक है। तो पहला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। ध्यान रखें वर्ल्ड स्तर पर भारत का टॉपेस्ट रैंक धारण करने वाला इंस्टीट्यूट कौन सा है दोस्तों, IIT बॉम्बे, और NIRF की रिपोर्ट में IIT मद्रास रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी IISc बेंगलुरु दूसरे नंबर पर रहा है, और वहाँ पर भी दूसरे नंबर पर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर IIT दिल्ली तीसरे नंबर पर, और वर्ल्ड स्तर पर भी तीसरे नंबर पर रहा है इंडिया की तरफ से। वैसे तो दोस्तों 193वां नंबर था। बात करते हैं अलग अलग पैमानों पर भी आपसे आंसर जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। जैसे विश्वविद्यालयों में, इंस्टीट्यूटों में तो पहले नंबर पर मद्रास रहा है, दूसरे नंबर पर IISc बेंगलुरु रहा है, तीसरे नंबर पर वहाँ पर IIT दिल्ली रहा है। लेकिन विश्वविद्यालयों में पहले नंबर पर IISc रहा है बेंगलुरु, दूसरे पर JNU रहा है, तीसरे पर BHU रहा है दोस्तों, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर पर, तीसरे पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कॉलेजों की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए तीनों पैमानों पर आपको याद रहना चाहिए, क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा दोस्तों आपसे। तो देखिए कॉलेजों की बात करते हैं तो पहले नंबर पर मिरांडा हाउस रहा है दोस्तों, दूसरे नंबर पर लेडीज श्री राम कॉलेज रहा है दोस्तों, और तीसरे नंबर पर हिंदू कॉलेज रहा है। तो ये भी आपको तीनों पैमानों पर याद होने चाहिए, तभी जाकर आपका अच्छे से क्वेश्चन बन पाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो देखिए हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस द्वारा मुंबई शहर में बाढ़ की तीव्रता को कम करने के लिए अत्याधुनिक एकीकृत बाढ़ चेतावनी को विकसित किया गया है, जिसका क्या नाम रखा गया है दोस्तों। बाढ़ की क्या है कि मुंबई एक द्वीपीय शहर है, द्वीप पर बसा हुआ है, वहाँ बाढ़ हमेशा आने की संभावना रहती है। तो बाढ़ की तीव्रता को कम करने के लिए कौन सा एक प्रणाली को डेवलप किया है, उस प्रणाली का नाम पूछा है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। वो क्या किया गया है दोस्तों, विकसित किया गया है, तो उस प्रणाली का आपसे नाम पूछा गया है। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, जीवन मुंबई, iFlows मुंबई, हाइड्रोडायनामिक मुंबई या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों iFlows मुंबई बाढ़ को कम करने के लिए, बाढ़ की तीव्रता को कम करने के लिए iFlows मुंबई डेवलप किया गया, ध्यान रखना है दोस्तों आपको। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो कल का पहला क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था दोस्तों, कई स्टूडेंट्स ने बेहतरीन आंसर भी लिखा है दोस्तों, लेकिन क्या है कि सभी स्टूडेंट
अभी भी बच रहे हैं पढ़ाई से। देखिए दोस्तों, दूसरे के कंधों पर बंदूक चलाना न सीखें, न चलाएं, अपना खुद का मेहनत करें। आप पूरा आंसर लिखें आप सभी, और आप कॉपी पेन लेकर बैठा करो, हर चीज़ को लिखा करो, ये ध्यान रखें। तो देखिए, IHBT एवं हिमाचल प्रदेश ने हींग एवं केसर का उत्पादन बढ़ाने के लिए समझौता किया है। भारत में सर्वाधिक केसर का उत्पादन कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होता है? ये हमने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर दोस्तों। जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। आपको केंद्र शासित प्रदेश है फिलहाल जम्मू कश्मीर। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो उपराज्यपाल कौन है दोस्तों? गिरीश चंद्र मुर्मू या गिरीश कुमार मुर्मू भी लिखा रहता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, जो कल हमने दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा था उसके बारे में। मूंगा त्रिकोण दिवस की बात करी थी हमने, तो दोस्तों ये मनाया जाता है 9 जून को। मूंगा त्रिकोण दिवस 9 जून को मनाया जाता है। और मूंगा क्या है दोस्तों? मूंगा समुद्र में पाई जाने वाली एक वनस्पति है जिसे मंगल का रत्न भी कहते हैं। मूंगा त्रिकोण के अंतर्गत फिलीपींस, मलेशिया, तिमोर लेट से पापुआ न्यू गिनी ये देश आते हैं दोस्तों। और मूंगा एक काफ़ी महंगा रत्न भी बन जाता है दोस्तों। ये कब बनता है? जब ये बहुत सारी मूंगा है जो चट्टानों पर जमा हो जाती है उसके बाद, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आज के क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्तों, जो आपको जवाब देना है, सही जवाब देना दोस्तों, और पूरा लिखना। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी CCMB के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के लिए एक नया टेस्ट विकसित किया है, जिसका क्या नाम दिया गया है दोस्तों? ऑप्शन ए है RT-PCR, ऑप्शन बी है RT-PCR, ऑप्शन सी है RT-qPCR, ऑप्शन डी है ADR। तो दोस्तों पहले तो चलता था RT-qPCR, लेकिन अभी RT-PCR भी, चलो मैंने ये बता ही दिया आपको इसका तो आंसर। आप दूसरे क्वेश्चन का पूरा आंसर देना। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपका, लोनार झील क्यों चर्चा में है? हाल ही में लोनार झील चर्चा में है दोस्तों। क्यों चर्चा में है? ये कहाँ पर स्थित है, क्या स्थिति है, ये सारी बातें आपको बतानी है। अब बात करते हैं हम ऑपरेशन डेजर्ट चेज की दोस्तों। ऑपरेशन डेजर्ट चेज क्या है दोस्तों? ये ऑपरेशन डेजर्ट चेज, तो देखिए एक्चुअल में क्या हुआ है दोस्तों। ये क्या कुछ अपने जो क्या थे, अपने यहाँ राजस्थान पुलिस है और यूपी की भी जो पुलिस है, इन्होंने क्या एक कुछ जासूसों को यहाँ पर अरेस्ट किया है। तो देखिए थोड़ा देख लेते हैं। हाल ही में ऑपरेशन डेजर्ट चेज के तहत राजस्थान पुलिस ने सैन्य खुफिया मिलिट्री इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर जयपुर में 2 रक्षा कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। 2 जो मतलब डिफेंस एम्प्लॉई हैं दोस्तों, रक्षा कर्मचारी, उनको क्या किया दोस्तों? गिरफ्तार किया है। क्योंकि वो क्या कर रहे थे दोस्तों? वो भारत में जासूसी करके पाकिस्तान को पूरी संवेदनशील जो जानकारियां होती हैं वो दे रहे थे। मेन बिंदुओं को देखते हैं दोस्तों। तो देखिए, पहला पॉइंट है, इस ऑपरेशन को भारतीय सेना, यूपी ATS और राजस्थान पुलिस ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया। इसे ऑपरेशन डेजर्ट चेज नाम दिया गया है। एक तो राजस्थान पुलिस है दोस्तों, एक यूपी की ATS है और एक भारतीय सेना है, मिलिट्री ऑफ इंडिया। तो इन्होंने क्या दिया? संयुक्त अंजाम दिया ऑपरेशन डेजर्ट। इसके तहत क्या किया गया? उनको पकड़ा गया दोस्तों। इसमें थोड़ा सा और देखते हैं दोस्तों आगे। तो देखिए, दोनों रक्षा कर्मचारियों को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की प्रासंगिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है दोस्तों। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कब का है दोस्तों? ये पूछा जा सकता है आपसे। तो ये है 1923 का। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में दोस्तों। तो देखिए, इस ऑपरेशन की शुरुआत 2019 में की गई थी दोस्तों। जो ऑपरेशन डेजर्ट चेज है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2019 में, जब लखनऊ स्थित सैन्य खुफिया विभाग ने अपने खोजी कुत्तों के माध्यम से श्री गंगानगर के पास एक जासूसी एजेंट के बारे में पता लगाया था, जो पाकिस्तान में अपने संचालकों को सैन्य जानकारी दे रहा था। तो तब से ये शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों ये था आज का एक बेहतरीन करंट अफेयर्स,
जो आपको हर एग्ज़ाम में पूरे कंप्लीट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपकी मदद करेगा दोस्तों। नेशनल इंटरनेशनल जीके आपकी 60 से 70% कवर होती है दोस्तों। और होता क्या है दोस्तों, जो चर्चा में टॉपिक्स होते हैं उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करंट को आप लिंक करके पढ़ना जिस दिन सीख गए तो जॉब आपके हाथ में होगी। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करते रहें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।